Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Physics with Umar Farooq. Edition of vector, lecture number 2. The process of adding two or more than two vectors is known as addition of vectors या composition of vectors. यूनिक तरीका है एडिशन ऑफ वेक्टर का। स्केलर के तरह ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। जिस तरह हम स्केलर में कहते थे कि 7 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि 7 मीटर ईस्ट प्लस 3 मीटर ईस्ट इज इक्वल टू डैश डैश डैश। क्लियर है? या 7 मीटर ईस्ट प्लस 3 मीटर वेस्ट इज इक्वल टू डैश। तो स्केलर की तरह हम इसको एडअप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन मौजूद है, इस वजह से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो फिर किस तरह ऐड करते हैं वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू आर मोर देन टू वेक्टर्स, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स या एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अगर पेपर में आ गया कि एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, तो इसका मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ वेक्टर्स होगा। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे जब हम दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को एडअप करते हैं तो इससे एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ टू आर मोर वेक्टर्स is a single vector which produce the same effect as the individual vectors together produce. क्लियर हो गई बात? मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर से बना हुआ है, एक सिंगल वेक्टर है, ठीक है। और वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जैसे इंडिविजुअल वेक्टर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, सिंगल वेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल, आपके जेब में 100 रुपीज़ है, ठीक है, लेकिन 10-10 के नोट 10 मौजूद है। तो आप इससे एक नोट बनाते हैं और वो एक नोट किस चीज़ के होते हैं? 100 रुपीज़ का एक नोट बन गया। समझिए बात की? तो वो 100 रुपये का वही इफेक्ट होगा जैसे एक 10 रुपये का इफेक्ट हो। वो भी एक सिंगल नोट है, ये भी एक सिंगल नोट है। समझिए बात की? लेकिन ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इंडिविजुअल से कुछ क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ आई बात की? मतलब 100 रुपीज़ ट्रेन से क्या है? वो ज़्यादा है। क्लियर हो गई बात? अब दोबारा आते हैं वेक्टर्स की तरफ। कुछ लॉज है फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए। लॉस क्या है? देखो, नंबर 1 ट्राइंगल लॉ है। ट्राइंगल लॉ है, ठीक है। यहाँ पे नंबर दूसरा क्या है? पैरेललोग्राम लॉ है। और तीसरा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये जो लॉ है ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ये 2 वेक्टर्स के लिए है, ठीक है। कितने वेक्टर्स के लिए ये यूज होता है? 2 वेक्टर्स के लिए। ये पैरेललोग्राम लॉ भी 2 वेक्टर्स के लिए यूज होते हैं। क्लियर हो गई बात? और जो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स है ये मोर देन 2 वेक्टर के लिए यूज होता है। एमसीक्यूज के लिए बेटा ये पॉइंट्स याद रखें, ठीक है। मोर देन 2 वेक्टर्स। समझ आई बात की? अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स 2 वेक्टर के लिए यूज होते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर फॉर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर के लिए यूज होते हैं, और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स फॉर एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए यूज होते हैं। समझिए बात की? अब यहाँ पे आप लोगों की बुक में जो फर्स्ट नंबर क्या है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल क्या है? डिफिनीशन की तरफ आप जरा देखिए। अ प्रोसेस इन विच द टेल ऑफ अ वेक्टर इज जॉइंड विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर इज नोन एज हेड टू टेल रूल। ठीक होगी बात? या इसमें हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगी? किस तरह ड्रा करेंगे?
तो रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। इन दोनों डिफिनेशन को हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पे अगर आप लोगों को याद है तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सीख लिया है कि इसको हम कहते हैं क्या, हेड कहते हैं, और इसको हम कहते हैं क्या, टेल कहते हैं या इनिशियल पोजीशन कहते हैं। समझिए बात की। तो चलो देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल किस तरह होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों के बुक का एक डायग्राम, ठीक है। एक्स वाई प्लेन मैंने ड्रा किया है या एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मैंने ड्रा किया है। यहाँ पर भी एक्स वाई, एक्स प्राइम वाई प्राइम, एक्स प्राइम वाई प्राइम, और यहाँ पे अभी मैं ये एडिशन ऑफ वेक्टर करूँगा। क्लियर होगी बात। नंबर फर्स्ट आप लोग इसमें देखें, एक वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर ए, एंगल इसने बना दिया विद एक्स एक्सिस कितना है, एंगल थीटा ए है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे वेक्टर बी है और इसने जो एंगल बनाया है वो एंगल कितना है, वो है थीटा बी। अब इसका एडिशन हम कैसे करेंगे हमने ये सीख लिया है कि एडिशन ऑफ वेक्टर में बाय हेड टू टेल रूल, फर्स्ट नंबर पे हम एक वेक्टर को ड्रा करेंगे। तो कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ग्रीन वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रा किया है वो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे ड्रा करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक वेक्टर ड्रा किया, कौन सा वेक्टर है, वेक्टर नंबर ए है। क्लियर है। और इसने जो एंगल में यहाँ पे बनाया है वो एंगल कितना है, थीटा इंटू ए है। समझिए बात की। अब यहाँ पे वेक्टर नंबर बी ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे वेक्टर बी का डायरेक्शन, इसका एंगल अलग है और इसका एंगल जो है वो अलग है। तो यहाँ पर देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि ये यहाँ से हम लग, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का वेक्टर नंबर बी। क्या हो गया, वेक्टर बी, और यहाँ पे इसका एक ख़ास एंगल है जो थीटा बी है। क्लियर हो गई बात। अब रिजल्टेंट वेक्टर हम ऑब्टेन करना चाहते हैं फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ये वेक्टर नंबर बी है और ये वेक्टर नंबर क्या है, वेक्टर नंबर ए है। रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। मतलब रिजल्टेंट का जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल पे होगा और रिजल्टेंट का जो हेड है वो हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर होगा। तो यहाँ पे लास्ट वेक्टर कौन सा है, वो है वेक्टर बी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रा करेंगे। ये हो गया एक वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम एरो ड्रा करेंगे यहाँ पे, तो हेड यहाँ पर है, हम यहाँ पे हेड ड्रा करेंगे। तो ये कौन सा वेक्टर आ गया, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। समझ आएगी बात। तो अब यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर किस चीज़ के बराबर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर बराबर है ए प्लस बी वेक्टर के बराबर है। समझ आई बात की, ठीक है। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ड्रा किया। अब यहाँ पे जो हमने लास्ट पढ़ लिया है कि लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें नंबर फर्स्ट आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो चलो थोड़ा सा मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर के बारे में समझाता हूँ कि वो क्या है। तो देखें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स मैंने लिया है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको बाय हेड टू टेल रूल हम ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रा करना चाहता हूँ, ये आ गया वेक्टर ए, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गया वेक्टर बी। क्लियर हो गई बात। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेक्टर बी हो गया और ये बन गया क्या, वेक्टर ए बन गया। समझिए बात की। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक गौर से देखें, हम क्या ड्रा करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू दी
हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक वेक्टर को ड्रा किया और इसको हमने बोल लिया कि ये क्या है, एक रिजल्टेंट वेक्टर है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, ये जो ये जो बी वेक्टर है, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको रिजॉल्व करता हूँ इनटू टू कंपोनेंट्स में। मतलब एक कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है, ये हो गया कौन सा कंपोनेंट, बी एक्स कंपोनेंट हो गया। क्लियर होगी बात। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 90 डिग्री पे बनाए वो क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। अब ये कौन सा कंपोनेंट है, बी वाई कंपोनेंट है, और ये क्या है, बी एक्स कंपोनेंट है। कौन से वेक्टर का बी एक्स कंपोनेंट है, बी वेक्टर का बी एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब हम क्या मालूम करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मालूम करने चाहते हैं। तो कैसे हम मालूम करेंगे, ठीक है। टू फाइंड the magnitude of resultant R, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से देखना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा इस फिगर पे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज पे क्या है, वो है आर, तो मैं लिखूंगा आर स्क्वायर, ठीक है। और बेस पे क्या है, ये बेस है, टोटल ये बेस है, तो यहाँ पे ए और ये बी एक्स, तो मैं कहता हूँ ए प्लस बी एक्स, ये टोटल बेस है। क्लियर होगी बात। और यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर साइड कौन सा है, वो है ये, समझ रहे बात की। सो ये कौन सा है, बी वाई और यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। एंगल यहाँ पे बन गया, तो ये आ गया बेस, ये टोटल, ये आ गया परपेंडिकुलर और ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने लिया हाइपोटेन्यूज की जगह आर स्क्वायर लिख दिया, बेस तो ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर अपने जगह पे आ गया। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे देखें, इसको ओपन करें। आपने एक पढ़ा है 9th में एक फार्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे तो मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर होगी बात। और ये बी वाई स्क्वायर अपने जगह पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2a बी एक्स, और इसको लिख सकता हूँ ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, और बी वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब गौर से देखें, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी एक्स है तो इसको भी लिख सकता हूँ बी कॉस थीटा, और यहाँ से b को कॉमन करें तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने ये पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और ये बी स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इंटू
होल अंडर रूट तो फिलहाल नहीं है, दोनों साइड पे अंडर रूट ले रहे हैं, अंडर रूट बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इनटू होल अंडर रूट। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या आ गया, मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए एक फार्मूला आ गया, और ये फार्मूला किस चीज़ के बराबर है, r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। क्लियर होगी बात, बिल्कुल आसान है। मैंने क्या किया, एक यहाँ पे b वेक्टर को रिजॉल्व किया कंपोनेंट्स में bx और by। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे एंगल पे मैंने क्या अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और फिर यहाँ पे जस्ट मैंने ओपन किया, ठीक है, स्क्वायर को ओपन किया, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है तो इसको मैंने ओपन किया, बी एक्स की जगह पुट के बी कॉस थीटा और बी वाई की जगह पुट किया क्या, बी साइन थीटा। बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है, डरने की ज़रूरत नहीं है, समझिए बात की। तो इसको हम कौन सा लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ ट्राइंगल कहते हैं, और यहाँ पे इसको हम कौन सा लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर इन एमसीक्यूज, लॉ ऑफ कोसाइन is used for the determine the magnitude of r। क्या है ये नोट करें अपने साथ, ठीक है ना, लॉ ऑफ कोसाइन is used to determine the what, the magnitude of resultant r, to the magnitude of resultant r। एक और लॉ भी है, वो लॉ क्या है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r। क्लियर होगी बात। अब यहां पे देखें, ये जो लॉ ऑफ कोसाइन हमने पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे वो लास्ट इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इनटू होल अंडर रूट। इक्वेशन याद करना है, स्पेशल केसेस पढ़ते हैं इसके, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गौर से इसको देखें और समझने की कोशिश करें। केस नंबर वन, केस नंबर वन क्या है, व्हेन द गिवन वेक्टर a एंड b, व्हेन द गिवन वेक्टर्स a and b are in the same direction, same direction। तो इसके लिए ये रिजल्टेंट क्या होगा, गौर से देखें यहाँ पे, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ये ए है और ये क्या है, ये बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल है एक दूसरे के साथ, कोप्लेनर है और सेम लाइन में है, सेम डायरेक्शन में है, उसको हम कोप्लेनर भी कहते हैं, ठीक है। अब कोप्लेनर क्या है, लास्ट लेक्चर देख ले, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब 0 आ गया तो आप लोगों को पता है कि कॉस 0 डिग्री ये बराबर है किस चीज़ के, 1 के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab आ जाएगा, और होल अंडर रूट। इसको हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू, यहाँ पे गौर से देखें, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है कि नहीं है,
क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किस चीज़ के बराबर हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला के बराबर हो गया। तो ये स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाएगा और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या बनेगा, a प्लस बी। ठीक है, रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया a प्लस बी। नाउ केस नंबर 2, when the given vectors a and b are in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ when a and b vector are in opposite direction, are in opposite direction। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर क्या होगी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे देखें एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आर्बिट्री है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्टेंट के लिए वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एंगल कितना है, 180 डिग्री है, और आपको ये बताना चाहूँ कि cos 180 डिग्री किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर है। तो ये इक्वेशन आ जाएगा क्या, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, क्योंकि cos 180 की जगह मैंने पुट किया क्या, -1 पुट किया, इनटू होल अंडर रूट। गौर से देखें, ये फार्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बराबर है a माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा और रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा क्या, a माइनस बी आ जाएगा। ये आ गया रिजल्टेंट का वैल्यू। ठीक है, नाउ केस नंबर 3 क्या है कि अगर a और b परपेंडिकुलर हो, केस 3 ये इक्वल्स टू a परपेंडिकुलर है b के साथ, तो फिर वैल्यू क्या होगी, मतलब ये फॉर एग्जांपल वेक्टर a हो गया और ये क्या हो गया, वेक्टर नंबर b। एंगल यहाँ पे बन गया 90 डिग्री, और आपको ये बताना चाहूँ कि cos ऑफ 90 डिग्री ये बराबर है किस चीज़ के, 0 के बराबर है। जब ये 0 के बराबर है तो ये इक्वेशन आ जाएगा, देखो इसके जगह मैं 0 पुट करूँ, सो 2ab मल्टीप्लाई बाई 0, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर, चलो मैं ये इस तरह लिखता हूँ, एक्स स्टेप ज़्यादा होगा, 2ab और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, और जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट। ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया किस चीज़ के लिए, जब दो वेक्टर्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो ईच अदर के साथ। समझ बात की, किस चीज़ के साथ, ये परपेंडिकुलर हो, किस चीज़ के साथ, एक दूसरे के साथ। समझ गई बात की। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ, आप लोग क्या करें, ट्राई करें, अपने नोटबुक को ओपन करें, ठीक है, बॉल पॉइंट को ओपन करें और इसको लिख के और सॉल्व करें। देखो r इज इक्वल टू, हमने तो ये सीख लिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। डिफरेंट वैल्यू पे ये क्या होगा, वैल्यूज़ भी डिफरेंट देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब आप लोग थीटा पुट करें 30 डिग्री, तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा मतलब cos 30 डिग्री बराबर है किस चीज़ के, √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये पुट करें, ये एक्स्ट्रा केसेस है। अगर 45 डिग्री पुट करें तो cos ऑफ 45 डिग्री ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, यहाँ पे अगर एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 2। इस पे थोड़ा सा आप लोग क्या करें, ट्राई करें। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल में यहाँ पे लिखता हूँ, कहता है फोर्सेस है, ठीक है,
F1 है ये बराबर है F2 के, और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी F के बराबर है। कहता है आप थीटा को मालूम करें कि एंगल यहाँ पे क्या होगी। बहुत आसान और सिंपल है। हम इस इक्वेशन में लिखते हैं R की जगह हम क्या लिखेंगे F, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट वेक्टर क्या है वो F1 है तो मैं F1 लिखूंगा, ठीक है। सेकंड क्या है F2 है तो मैं यहाँ पे F2 लिखूंगा, और इसी तरह 2 इंटू ए तो F1 और यहाँ पे F2 और यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा, ये बराबर हो जाएगा होल अंडर रूट। अब गौर से देखें ये कंडीशन यहाँ पे लेके, ये बराबर है एफ स्क्वायर, ये भी बराबर है एफ स्क्वायर, ठीक है, ये एफ के बराबर है, और ये बराबर है 2f कॉज ऑफ थीटा इनटू होल अंडर रूट। क्लियर होगी बात। अब एफ स्क्वायर है तो ये बनेगा 2f स्क्वायर, ये बनेगा 2f स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा, ये बराबर है किस चीज़ के, f के बराबर है होल अंडर रूट। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो ये बनेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। यहाँ से f स्क्वायर को क्या करें, कॉमन करें। क्लियर होगी बात। या 2f को कॉमन करें, 2f स्क्वायर को कॉमन करें, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये बराबर होगा किस चीज़ की, एफ स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखें ये एफ स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, क्या आ जाएगी यहाँ पे 1, और ये 1 बराबर है किस चीज़ की, 2 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा के बराबर है, ठीक है। ये 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा के बराबर है। अब जो ये यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 2। देखो गौर से, ये 2 जब यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब ये 1 ये भी इस साइड में शिफ्ट करें तो क्या बनेगा, 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। इसको आप लोग सॉल्व करें, ये हो जाएगा एलसीएम, या फिर 1 - 2 ये होगा कॉस ऑफ थीटा। इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, या हम यहाँ पे लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 2, ये बराबर है किस चीज़ के, 120 डिग्री के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है, 120 डिग्री के बराबर है। क्लियर हो गई बात। अब cos 60 डिग्री बराबर है 1/2 के, लेकिन cos 120 डिग्री बराबर है किस चीज़ के, cos -1/2 के। तो ये बात अपने जहन में याद रखें। कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल करा थी, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल और भी बहुत सारे आ सकते हैं, इस तरह भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। गौर से देखें कि दो फोर्सेस है जिसका रिजल्टेंट फोर्स बराबर है 2f का, ठीक है, और जो F1 है ये बराबर है F2 के। अब एंगल मालूम करें कि एंगल यहाँ पर क्या होगी, समझिए बात की। नंबर फर्स्ट ये, इसके बाद दूसरा आप लोग ट्राई करें कि अगर रिजल्टेंट फोर्स मालूम करना है, Fr का वैल्यू क्या होगा कि जब F1 बराबर हो F2 के, और एंगल यहाँ पे कितना है, सपोज करें 45 या चलो 60 डिग्री है, ठीक है। या इस तरह ट्राई करें कि Fr को मालूम करें अगर F1 क्या हो, डबल हो किस चीज़ का, F2 का, और एंगल हो 30 डिग्री, तो फिर यहाँ पे वैल्यू क्या होगा। या इस तरह मालूम करें आप लोग कि Fr का वैल्यू क्या होगी कि अगर F2 ये बराबर हो 2F1 के, और यहाँ पे एंगल क्या होगा 120 डिग्री, तो Fr मालूम करें। तो ये सारे, इन सारों के लिए सिर्फ एक ही इक्वेशन को समझना पड़ेगा, और वो क्या है, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ ट्राइंगल है। और इन टू द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन डेट जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये a माइनस बी से ग्रेटर या बराबर होगी, और a प्लस बी से कम या बराबर होगी, और उसमें बहुत सारे MCQs हम सॉल्व करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स को भी पढ़ेंगे
के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है। पैरेललोग्राम जो लॉ है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अगर सेम नेचर हो के वेक्टर्स हो वो कैसे ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कम्यूटेटिव लॉ वो किस तरह करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ पे किस तरह होते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम वेक्टर किसे कहते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इट इन टुडे नेक्स्ट लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल लगेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।